हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पीवाईक्यू की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और 2018 में जो बिहार एसएससी 10+2 का री एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगेन यहाँ पर जीएस के आपको 50, कुछ इस बार एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसा कि आप पीछे हेडिंग देख रहे हैं, ये जो है आपका 8 दिसंबर 2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, ये उसके क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी ये आपका जो ऑफलाइन बैच है, जो बच्चे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। 2 अक्टूबर से जो है बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, है ना। टाइम रहेगा 3 से 4:30 और हमारा जो सेंटर है वो कहाँ है, पूर्णिया बिहार में, है ना। पूर्णिया बिहार में रणभूमि चौक के पास ये सेंटर है, आप वहाँ आकर के इंक्वायरी कर सकते हैं। ये जो क्लास है किन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, देखिए अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल क्लास होगा, है ना। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं कि रेलवे और बिहार एसएससी का जो सिलेबस है बहुत सिमिलर है ना। उसी तरह अगर आप एसएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचर के इवन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको ये क्लास हेल्पफुल होगा। तो आप ऑफलाइन सेंटर में क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बारे में जानकारी आप जो है हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके या हमारे सेंटर से कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। चलिए हम लोग सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है। देखिए भारत में रजत क्रांति यानी जिसको हम लोग सिल्वर रेवोल्यूशन बोलते हैं, सिल्वर रेवोल्यूशन, इससे कौन जुड़ा हुआ है। देखिए सिल्वर रेवोल्यूशन और एक दो यहां पर होता है, कंफ्यूज बच्चे इसमें करते हैं। एक सिल्वर रेवोल्यूशन होता है और एक हमारा है सिल्वर फाइबर, है ना। एक ए भी होता है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। ठीक है, दोनों को हम लोग को ध्यान में रखना है, रेवोल्यूशन। तो एक तो हमारा सिल्वर हो गया, दूसरा सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। मैं दोनों को बता दे रहा हूं। देखिए सिल्वर रेवोल्यूशन का जो संबंध है, सिल्वर रेवोल्यूशन का, उसका अंडा उत्पादन से, किससे है ना, यानी कि एग्स प्रोडक्शन से है, एग प्रोडक्शन से, अंडा उत्पादन से है। ठीक है, और सिल्वर रेवोल्यूशन की जो जनक कही जाती हैं वो कौन कही जाती हैं। सिल्वर रेवोल्यूशन की अगर मैं जनक की बात करूं तो ये कौन कही जाती हैं, ये इंदिरा गांधी कही जाती है ना। ये इंदिरा गांधी के द्वारा इनिशिएट किया गया था। ठीक है, तो इनको इंदिरा गांधी को जो है सिल्वर रेवोल्यूशन का जनक भी कहा जाता है, आप ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर आते हैं सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, तो इसका संबंध कपास उत्पादन से है। किससे है ना, कपास के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कपास जिसको हम लोग कॉटन भी आप कह सकते हैं एक तरह का, ठीक है, तो कॉटन प्रोडक्शन से है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार एसएससी और बाकी सारे एग्जाम में जो है ये अलग अलग क्रांति, अलग अलग रेवोल्यूशन से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग कुछ रेवोल्यूशन को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारा देखिए कुछ रेवोल्यूशन को जल्दी से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहां पर जरा देखते हैं, ठीक है, कि हरित क्रांति यानी कि जिसको हम लोग है ना ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, हरित क्रांति कब आया था, 1966 से 67 के बीच में जो है भारत में हरित क्रांति हुई। ठीक है, ये अनाज और हरित क्रांति का संबंध किससे है, अनाज उत्पादन से, यानी अनाज खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में। इसमें भी खासकर कौन सा आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा, गेहूं और जो हमारा राइस है यानी चावल उत्पादन में जो है बहुत ही अप्रत्याशित वृद्धि की गई थी हरित क्रांति के माध्यम से। हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है भारत में, एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये भी सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछता है, याद रखेंगे। उसके अलावा देखें जो श्वेत क्रांति है ना, व्हाइट रेवोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका संबंध किससे है, दूध उत्पादन से, याद रखिएगा। और इसके जनक कौन है, वर्गिस या वर्गिस कुरियन बोलते हैं उनको। ठीक है, आप ये ध्यान में रखेंगे। उसी तरह फिर हमारा नीली क्रांति जिसको हम लोग ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं, इसका संबंध किससे है, मछली उत्पादन से। किससे है, मछली उत्पादन से, है ना। आप ये ध्यान में रखेंगे, ये मछली उत्पादन से है। और इसके जो फादर कहे जाते हैं वो डॉक्टर अरुण कृष्णन को कहा जाता है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और कौन कौन से हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, रजत क्रांति भी जस्ट में पढ़ा भी था, जिसको सिल्वर रेवोल्यूशन हम लोग बोलते हैं। इसका संबंध अंडा उत्पादन या पोल्ट्री उत्पादन से भी है और इसकी जनक कौन कही जाती है, इंदिरा गांधी कही जाती हैं, याद रखिएगा। फिर हमारा सिल्वर फाइबर क्रांति, इसका संबंध कौन है, तो इसका संबंध किससे है,
कपास उत्पादन से है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए और भी कुछ है, उनको भी हम लोग जल्दी से जान लेते हैं। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम में। जैसे अगर देखें तो एक होता है स्वर्णिम क्रांति, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, गोल्डन रेवोल्यूशन। ये ध्यान में रखेंगे। गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, देखिए ये फल शहद उत्पादन, या सिंपल ऑप्शन में जो आपको देता है कि वो बागवानी के, है ना, तो इसके विकास के लिए ये स्वर्णिम क्रांति चलाई गई थी। और इसके फादर कौन है, तो वो है निरपक टूटेज, इनको कहा जाता है। आप इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए फिर आगे यहां भी एक वो कंफ्यूजिंग वाला है, ठीक है, कि ये गोल्डन रेवोल्यूशन है जिसको स्वर्णिम बोलते हैं, और एक होता है हमारा गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ठीक है। इसका संबंध जूट उत्पादन से है, तो आप ध्यान में रखेंगे किससे है, जूट उत्पादन से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक होता है धूसर क्रांति जिसको हम लोग ग्रे रेवोल्यूशन बोलते हैं। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका संबंध किससे है, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को बढ़ाने से है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति है, जिसके फादर कहे जाते हैं दुर्गेश पटेल। ये किससे संबंधित है, तो ये हमारा किससे है, प्याज उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स, और आपने झींगा मछली का नाम सुना होगा, उसके उत्पादन से ये संबंधित है, गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन। और हम लोग देख लेते हैं, एक पूछा जाता है ब्लैक रेवोल्यूशन, जिसका संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो हमारा हो गया काली क्रांति या ब्लैक रेवोल्यूशन बोलते हैं। और फिर हमारा है भूरी क्रांति, यानी जिसको हम लोग ब्राउन रेवोल्यूशन बोलते हैं, और इसका संबंध चमड़ा उत्पादन, कोको और गैर पारंपरिक उत्पाद से संबंधित है, ये सारे, है ना। तो ये जो है कुछ क्रांतियां आपको अलग अलग रेवोल्यूशन एग्जाम में, इससे एक क्वेश्चन आपके बिहार एसएससी के एग्जाम में फिक्स्ड आप समझ लीजिए, वो आएगा ही आएगा, है ना। तो आप इसको बच्चे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा आगे क्या है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो बिहार में कब लागू किया गया था। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया कब था, पहले हम लोग ये जानते हैं। देखिए जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं, ये हमारा कब आया था, ये आया था 2013 में। 10 सितंबर 2013 को जो है वो ये अधिनियमित हुआ। ये क्या हुआ हमारा, ये यानी इनेक्ट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं, है ना, ये इनेक्ट हुआ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। कब हुआ, 10 सितंबर 2013 को। बिहार की अगर बात करें, बिहार में ये कब लागू किया गया, तो ये बिहार में 1 फरवरी 2014 को जो है ये लागू किया गया। आप ध्यान में रखेंगे, तो बिहार में खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1 फरवरी 2014 को लागू किया गया। एक और पॉइंट आप यहां पर नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है, और वो क्या है हमारा, है ना, वो ये है कि पहला खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अगर बात करें, इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य है, फर्स्ट स्टेट है, पहला राज्य है, वो है हमारा छत्तीसगढ़, है ना। कौन सा है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो हमारा क्या है, वो है छत्तीसगढ़। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। हमारा अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉन द आईसीसी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर ईयर 2017। देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये आपको याद नहीं करने, बट यहां से आपको ये समझना है कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए ये तो 2017 का क्वेश्चन है, वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर जो ये अवार्ड है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है, ये उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो एक साल में सभी फॉर्मेट में बेस्ट रहते हैं, है ना, यानी कि वो सभी फॉर्मेट में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर जो होता है उसको दिया जाता है। 2017 की मैं पहले बात कर लेता हूं, इसका आंसर होगा विराट कोहली। ये दिया गया था, किनको दिया गया था, ये विराट कोहली को दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये आपसे ये तो पूछेगा नहीं, आपको ध्यान यहां रखना है क्या, कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, आईसीसी अवार्ड, है ना। आईसीसी हमारा जो है अवार्ड,
आईसीसी अवार्ड जो है इससे क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं, है ना। आईसीसी अवार्ड जैसे अभी 2022 का दिया गया है, अगर आप 2022 का ही अगर ये पूछें, ठीक है, कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2022 किनको दिया गया है, 2022 की अगर मैं बात करूं तो ये दिया गया है बाबर आजम को। किसको दिया गया है? बाबर आजम को। इससे पहले 2021 में जो है पाकिस्तान के ही खिलाड़ी जो शाहीन अफरीदी हैं, बॉलर है, फास्ट बॉलर है, उनको दिया गया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप यहां पर एक पॉइंट और भी नोट कर सकते हैं, और वो ये है कि जो ये तो हुआ कि मेल को दिया जाता है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मेल क्रिकेटर को दिया जाता है। जो फीमेल क्रिकेटर को अवार्ड दिया जाता है वो कौन सा है, वो भी आप नोट डाउन कर लेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, रेचल, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि रेचल, है ना, हे हो, ठीक है, रेचल हे हो, है ना, फ्लिंट ट्रॉफी, ठीक है, फ्लिंट ट्रॉफी, फ्लिंट ट्रॉफी, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ये भी याद रखना है। आईसीसी में तो खैर आईसीसी के जितने भी अवार्ड्स हैं वो सब आपको याद रखने ही चाहिए, वो एग्जाम्स में बहुत रिलेवेंट है, आते ही करंट अफेयर के सेक्शन में। अवार्ड में कुछ फेमस अवार्ड जैसे आईसीसी अवार्ड, पद्म अवार्ड, है ना, जो आपका स्पोर्ट्स अवार्ड है, वो सब बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये दिया जाता है फीमेल को, और 2022 का जो ये अवार्ड दिया गया है ना, क्योंकि आपसे 22 का ही पूछेगा, अभी 23 का तो दिया जाएगा, है ना, 2024 में 23 का दिया जाएगा। ये दिया गया था नेट सीवर को, ठीक है। नेट सीवर जो हैं वो प्लेयर हैं, इंग्लैंड की फीमेल क्रिकेटर है, महिला खिलाड़ी हैं, और उनको दिया गया था रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, है ना, तो हमारा अगला सवाल देखिए क्या होगा, कि भारत में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है? तांबा, जिसको हम लोग कॉपर कहते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। देखिए, कॉपर उत्पादन में 3 राज्य का नाम मुख्य है, ठीक है। मैं तीनों का पहले नाम लिख देता हूं, वैसे तीनों का नाम यहां पर आपका लिखा हुआ ही है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कॉपर का उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में होता है। कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में। और कुल उत्पादन का 50% या उससे लगभग आप ज्यादा भी कह सकते हैं, ये उत्पादन, ये 50% या उससे ज्यादा का कॉपर का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश से होता है। इसके अलावा, है ना, दूसरे नंबर पर है राजस्थान, ये सेकंड है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर है झारखंड, जहां कॉपर का उत्पादन होता है। आप इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, कॉपर उत्पादन मध्य प्रदेश का एक बहुत फेमस जिला भी है, ठीक है, आप जिसमें ध्यान रखेंगे बालाघाट, है ना। बालाघाट जो है, यहां पर कॉपर माइंस हैं, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। आप इसको बालाघाट जिला ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि रेडिक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, रेडिक्स सूचकांक की अगर मैं बात करूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि रेडिक्स सूचकांक कौन जारी करता है। देखिए, हमारे यहाँ एक बैंक है, या कि एक संस्था ही कह लीजिए उनको, वो है NHB, जिसको हम लोग नेशनल हाउसिंग बैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? नेशनल हाउसिंग बैंक, है ना, हाउसिंग बैंक हम इसको कहते हैं, ठीक है। जो NHB है, इसी के द्वारा जो है ये रेडिक्स सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिंदी में इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आवास बैंक, है ना। अगर मैं बात करूं, ये क्या हो गया? राष्ट्रीय आवास बैंक जो है हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो इसको रिलीज करता है। अब यहां पर 1-2 पॉइंट अगर आप नोट करना चाहें जो आपके एग्जाम में रिलेवेंट हो सकता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रेडिक्स सूचकांक क्या है। देखिए, ये हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर, ये पहला ऐसा सूचकांक है जो हाउसिंग वैल्यूज को दिखाता है, यानी कि वो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स को बताता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये, अगर मैं बात करूं, ये जो रेडिक्स सूचकांक है, इसकी अगर मैं बात करूं, तो ये भारत का पहला, है ना, भारत का पहला क्या है? आधिकारिक, है ना, आधिकारिक आवासीय सूचकांक है। आवासीय, आधिकारिक, है ना, आवासीय मूल्य सूचकांक है, मूल्य सूचकांक है,
यानी कि प्राइस इंडेक्स उसको बोलते हैं, तो सूचकांक है। आप एक तो ये ध्यान में रखेंगे, और जारी कौन करता है, NHB, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। दूसरा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, NHB ये जो यानी नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना भी पूछी गई है, तो ये है 1988, है ना, 1988 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, आप ये ध्यान में रखेंगे। साथ में ये आवास के लिए यानी आवासीय वित्त देने वाला सर्वोच्च संस्था है हमारे देश के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी कभी बार पूछ लिया जाता है, और ये है न्यू दिल्ली में, है ना, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, ये आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। ये बिहार में कहाँ पर है ना, जो लोग बिहार से वो बहुत आराम से इसका आंसर कर पाएंगे। ये मधेपुरा जिला में है। कहाँ पर है ये, मधेपुरा जिला जो है वहाँ पर सिंहेश्वर मंदिर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 7, कह रहा है क्या कि 2000 है ना, कह रहा है कि 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहां किया गया था। अब देखिए अगेन ये 2017 का क्वेश्चन है। अगेन आपको पैटर्न समझना है, ये क्वेश्चन नहीं याद करना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन आप पैटर्न देखिए कि करंट अफेयर्स में किस तरह के संस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आपको संस्था के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, है ना, तो सबसे पहले तो हम लोग WTO की बात कर लेते हैं, ठीक है। WTO का फुल फॉर्म क्या है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हो गया हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना, ये 1995 में हुआ था। 1 जनवरी 1995 को ये इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद इसमें क्या याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर, है ना, ये भी पूछा जाता है। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है जिनेवा में। कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी इसके जो मेंबर हैं, है ना, अगर आप मेंबर की बात करें तो मेंबर जो है कुल 164 164 कंट्री जो है, देश जो है, देश इसके सदस्य हैं, ये ध्यान रखना है। और इसके अभी जो अध्यक्ष हैं या प्रेसिडेंट जिनको आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये कौन है, ये है नकोजी ओकोंजो इवेला, है ना। तो यहां पर क्या है, नकोजी, है ना, नकोजी ओकोंजो, है ना, ओकोंजो इवेला, ठीक है, इनका नाम ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा, इवेला, सॉरी, इवेला, याद रखेंगे इनका नाम, ठीक है। तो ये WTO के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। बात समझ में आ रही है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो पूछा क्या जा रहा है, 2017 में WTO के मंत्री परिषद का जो बैठक हुआ था वो हुआ था जिनेवा में ही हुआ था। कहां हुआ था, जिनेवा, जो इसका, सॉरी नहीं, एक सेकंड, ये जिनेवा में नहीं हुआ था, ये जिनेवा में इस बार का हुआ है, यानी कि रिसेंट 2022 का जिनेवा में हुआ है। ये का 2017 का कहां हुआ था, ये ब्यूनस आयर्स में हुआ था। तो यहां से याद भी रखेंगे 2022 का जो ये WTO के मंत्री परिषद का जो बैठक है, ये 2022 का कहां पर हुआ था, ये जिनेवा में हुआ था, ये ध्यान में रखना, ये जिनेवा में ही हुआ था। चलिए आप ये 2022 वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पर कुछ और चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नैरोबी की अगर मैं बात करूं, नैरोबी क्या है, कीनिया, आपने सुना होगा, कीनिया की राजधानी है नैरोबी, और नैरोबी में एक इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है, और वो कौन सा है, देखिए वैसे तो दो हैं, दोनों ही आप ध्यान में रखिए। नैरोबी में 2 हेडक्वार्टर हैं, ठीक है, 2 हेडक्वार्टर है। किसका किसका हेडक्वार्टर है, एक है UNEP, है ना, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है उसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर UN हैबिटेट, है ना, UN हैबिटेट जो है उसका भी हेडक्वार्टर है, आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। चलिए तो नैरोबी में 2 हेडक्वार्टर है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया, मस्ट आप इसको याद रखिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, और UN हैबिटेट, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी में है, ठीक है। अच्छा जेनेवा में अगर मैं बात करूं तो जेनेवा में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। अभी मैं आपको लिख करके भी दे दूंगा कि जेनेवा में कौन कौन से हेडक्वार्टर, आप इसको नोट डाउन कर लेगा, बहुत बार एग्जाम पूछा था। अच्छा ये
अगर मैं बात करूं ये कानकुन क्या है, बेसिकली ये कहां पर है, ये है आपका मैक्सिको में। ये जगह कहां पर है, ये मैक्सिको में है ना। तो मैक्सिको में ध्यान में रखना, ये मैक्सिको में एक जगह है। यहां पर एक मीटिंग COP16 हुआ था। कानकुन क्यों फेमस है, यहां पर COP16 हुआ था, जलवायु समझौता हुआ था COP16, ठीक है, 2010 में, 2010 की बात है, 2010 में यहां पर COP16 हुआ था, आपको याद रखना है ना। यहां जो है COP16 और यहां पर क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था जलवायु को लेकर के कानकुन में, इसलिए वो ऑप्शन में दिया हुआ भी है, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में ये जान लेते हैं जल्दी से कि जिनेवा में कौन कौन से जो है संस्था का हेडक्वार्टर है। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा, है ना। जिनेवा में कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट है WHO है ना, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर है ना। उसके अलावा अगर आप देखें तो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा WMO है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, आप लोग इसका डिटेल सर्च भी कर लेंगे, वैसे मैं नाम तो बोल ही रहा हूं, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा है ना WIPO, वीपो जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वहीं पर है। उसके बाद IOS यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, उसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके अलावा अगर आइए, ठीक है, उसके बाद रेड क्रॉस का, ये बिहार SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर यहीं पर है। अभी जस्ट हमने देखा WTO का हेडक्वार्टर यहीं पर है, ठीक है। इसके अलावा ये UNHCR, इसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन है ना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन है ना, जो है कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज जो है वो उसके बारे में है, ठीक है। उसके अलावा देखें, ठीक है, उसके अलावा यहां पर क्या है, एक है UN है ना, TAD है ना, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। बात समझ में आ रही है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर जो है आपका जिनेवा में ही है। तो ये इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं जो आपका जिनेवा में है, जिसको आपको जरूर याद रखना चाहिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत में सौर तालाब की स्थापना सबसे पहले कहां हुई थी, है ना। तो भारत में सौर तालाब की स्थापना सबसे पहले कहां हुई थी, आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। क्या होगा आंसर, तो भारत में सौर तालाब की जो स्थापना है वो सबसे पहले कहां हुई थी, वो हुई थी गुजरात में, गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में हुआ था। कहां पर हुआ था, ये हुआ था गुजरात में, आपको ध्यान में रखना है। तो भारत में सबसे पहले जो है ये भुज वाला क्षेत्र है, चलिए कच्छ नहीं, भुज वाला क्षेत्र में, गुजरात के भुज वाले क्षेत्र में भारत में पहला सौर तालाब जो है ना वो बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी डोरमेंट प्रकार का है। डोरमेंट मतलब निष्क्रिय, ठीक है, डोरमेंट प्रकार का मतलब ये हो गया कि ये निष्क्रिय है। तो इसका मतलब बाकी सब, इसमें जो बाकी ऑप्शन है वो क्या होंगे, वो सक्रिय होंगे, है ना, निष्क्रिय। देखिए बाकी सब सक्रिय, कौन कौन से सक्रिय, सबके बारे में हम लोग जो है ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सारे ऑप्शन को आपको डिस्कस कर देता हूं क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले माउंट एटना की बात करें, ये कहां पर है, ये इटली में, ये इटली में ज्वालामुखी है और ये कैसा है, ये एक्टिव है यानी कि सक्रिय है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर माउंट कोटोपेक्सी की अगर बात करूं मैं, तो ये भी आपको जो है, ठीक है, देखिए माउंट, अगर हम कोटोपेक्सी की अगर बात कर ले, ये भी आपको कहां मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा आपको इक्वाडोर में, है ना। कहां पर मिलेगा, इक्वाडोर में। कहां मिलेगा, माउंट कोटोपेक्सी की अगर मैं बात करूं, इक्वाडोर में मिलेगा। ये भी क्या है, ये भी एक्टिव है, ठीक है। माउंट विशोवियस, ये इटली का ही है, ये इटली का है, कहां है, इटली का है, और ये भी एक्टिव कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब जो निष्क्रिय है यानी डोरमेंट है वो कौन हो जाएगा, किलिमंजारो। ये कहां पर है, ये अफ्रीका का एक कंट्री है, तंजानिया, ठीक है, तंजानिया।
तंजानिया में ये है, ठीक है, और ये डोरमेंट है। ये कैसा है हमारा, ये हमारा डोरमेंट है, ये ध्यान में रखेंगे, ये डोरमेंट यानी कि निष्क्रिय है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहां एक चीज याद रखिएगा, ये जो माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा माउंटेन है, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा बोल सकते हैं, सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, ऊंचा पर्वत भी है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अफ्रीकी महादेश का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो माउंट किलिमंजारो भी है, ठीक है, वो ध्यान में रखें, तंजानिया में आता है और ये डोरमेंट वोल्केनो है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं बता दूं, ये हाल फिलहाल में ये जो माउंट एटना है इटली का, ये सिसिली वाले क्षेत्र में है और ये अभी अगस्त 23 में इरप्ट हुआ था, यानी ये 2023 में ही इरप्ट हुआ है। वहीं अगर माउंट विसुवियस की अगर मैं बात करूं, ये 1944 में लास्ट हुआ था, लेकिन यह फिर भी ये जो है सक्रिय कैटेगरी में रहता है क्योंकि ये कभी भी फट सकता है, ठीक है, इसकी संभावना है। और माउंट कोटोपैक्सी जो है ये लास्ट 2016 में ये फटा था, ठीक है, यानी ये इरप्ट हुआ था, आप ध्यान में रखेंगे। और ये तो बहुत हजारों साल पहले फटा था, इसलिए इसको डोरमेंट कह दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाए क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र एवं व्यापार विकास संगठन यानी UNCTAD का मुख्यालय कहाँ है। अभी जस्ट मैंने कहा था, ठीक है, कि यहां पर किसका मुख्यालय है, सॉरी, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जिनेवा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और उसमें से जो हमारा संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास संगठन है यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है ना ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा में है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब अगेन ऑप्शन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन है वहां उन सभी में किसी न किसी का हेडक्वार्टर है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेरिस की, अगर मैं पेरिस की बात करूं, देखिए पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है, आप ध्यान में रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहां यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, यूनेस्को। तो ये तो आप एकदम याद रख लीजिए, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस में है, ठीक है। उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना OECD, ठीक है, आप ये भी ध्यान रखेंगे है ना, OECD जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। बाकी वियना के बारे में मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि वियना में भी दो इंपॉर्टेंट है और वो कौन कौन से आपको ध्यान में रखना है। एक तो IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो भी यहीं पर है, इसका हेडक्वार्टर ये वियना, ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना वहां पर है। इसके अलावा मैंने आपको एक बताया था जो ओपेक कंट्रीज है ना, यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो ग्रुप है उसका भी हेडक्वार्टर वियना में है, ठीक है। ब्रुसेल्स में आप ध्यान में रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां हेडक्वार्टर है वो है नेटो का, ठीक है, किसका है, सॉरी, ये नेटो का हेडक्वार्टर है। आप नेटो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, रशिया यूक्रेन वॉर के लिए नेटो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, ठीक है। और नेटो में और एक कारण से न्यूज़ में, नेटो में पहले 30 सदस्य थे, अब 31 सदस्य हो गए, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि नेटो का अभी नया मेंबर कौन बना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा, ठीक है, कि नेटो जो है उसका नया सदस्य कौन बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा है ना 11 क्या है, पाइका आंदोलन के नेता कौन है, ठीक है। देखिए अगर पाइका आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो पाइका आंदोलन हुआ कब था, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ये 1817 में हुआ था और इसके नेता जो हैं, ठीक है, इनका नाम थोड़ा यहां गलत दिया हुआ है ना, सॉरी, इनका नाम बख्शी है ना, ये हो जाएगा बख्शी जगबंधु। तो इनका नाम है बख्शी जगबंधु और इन्हीं का संबंध है किससे, पाइका आंदोलन से। आप लोग ये ध्यान में रखेंगे, ये ओडिशा में हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी लिख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ओडिशा में। तो पाइका आंदोलन कहाँ हुआ था, ओडिशा में। और इससे कौन संबंधित है, तो बख्शी जगबंधु जो है उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, इसके नेता थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है। देखिए अगर मिशन इंद्रधनुष की अगर मैं बात करूं तो मिशन इंद्रधनुष, सबसे पहला सवाल तो ये आपसे बनता है कि मिशन इंद्रधनुष जो है ये कब आया था। तो ये जो है बीजेपी की सरकार ने 2014 में लाया था। ये किससे संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है वो वैक्सीनेशन से यानी कि टीकाकरण से है। ये किससे संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है, टीकाकरण
करण से संबंधित है ना। यहां पर बेसिकली पहले देखो इसका नाम क्यों दिया गया था, इंद्रधनुष में हम लोग जानते हैं कि 7 रंग होते हैं और इसमें जो है 7 तरह के टीका जो है वो बच्चों को और जो है उनकी माओं को भी दिया जाता था, ठीक है। तो वो 7 तरह के, शुरू में 7 तरह के, अब जो है बढ़ा दिया गया इसमें, पहले 7 थे, अब जो है पहले 7 टीके थे, है ना, अब जो है टीके अब कितने हैं, अब जो है कुल 12 टीके हो गए, है ना। 12 तरह के जो है वो इंजेक्शन जो है इनको दिया, मतलब लगाया जाता है बच्चों को, अलग अलग रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ाई जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो आप यहां सब समझ लेंगे, ये बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष 2014 में आया था, ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, अंगोला की राजधानी कहाँ है। देखिए अंगोला आप जानते होंगे कंट्री है, और अंगोला की राजधानी जो है वो है लुआंडा। ध्यान रखेंगे अंगोला की राजधानी क्या है, तो अंगोला का जो कैपिटल है वो हमारा क्या है, वो है लुआंडा, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारा। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14, धनुष मिसाइल प्रहार करता है। धनुष मिसाइल जो है, ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया एक मिसाइल है, ठीक है, और ये जो है वो सतह से सतह पर वॉर करता है, ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर पेलोड्स होता है, ठीक है, उसको ले जाने की इसकी क्षमता होती है, बात समझ में आ रही है, यानी 500 से 1000 जो है वो केजी का इसका जो है वो पेलोड ले जा सकता है, बात समझ में आ रही है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो धनुष मिसाइल जो है वो सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 15, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है। अगेन ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जरूर पता होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हमारे यहाँ है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये कब आया था, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान देखिए कि देखिए अगर आप इसका आंसर पहले चेक देख ले तो ये तो है क्या, कौन है, ये HL दत्तू है ना, कि उस समय जो चेयरमैन थे, ठीक है, वो न्यायमूर्ति HL दत्तू थे जब 2018 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी कौन है, अभी अध्यक्ष कौन है, ये ध्यान में रखिए, अभी अध्यक्ष कौन है, ठीक है, अभी जो अध्यक्ष हैं इसके वो कौन है, तो इसके जो अभी प्रेजेंट अध्यक्ष हैं वो है अरुण कुमार मिश्र, आपको ध्यान में रखना है, अरुण कुमार मिश्र, ठीक है, कुमार मिश्र। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मिश्र, है ना, एक सेकंड, अरुण कुमार मिश्र, ठीक है। अब इसके बाद आपसे एक सवाल और बनता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी स्थापना, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, 12 अक्टूबर 1993 1993 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। उसके अलावा आप ये ध्यान रख सकते हैं, इसके जो पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रेसिडेंट थे, जो भी बोलिए आप, इसके पहले अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्र थे। कौन थे, रंगनाथ मिश्र, आप इनका भी नाम याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, रंगनाथ मिश्र जो है वो इसके थे। एक और चीज आप रख सकते हैं, जो यहाँ जो कार्यकाल होता है ना, यानी कि जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते जाएंगे, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये कहीं भी आपको एक जगह और कोई भी अगर दूसरे टीचर्स के अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो इतना डिटेल कहीं भी अवेलेबल नहीं है, है ना। और आप अच्छे से इसको पढ़ाई करिए, अच्छे से आप, है ना, जो है वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए, और फिर आपको जब एग्जाम देने आप बैठिएगा तो आपको रियलाइज होगा कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। अब देखिए जैक्सन की हत्या के पीछे भी एक कहानी है। वैसे बिहार एसएससी का जो इससे पहले वाला क्वेश्चन आया था उसमें एक आया था वीडी सावरकर को लेकर के क्वेश्चन आया था कि उनका जो जहां पर उनको बंद किया गया तो उनका जो
सेल्यूलर जेल जो बेसिकली कहाँ पर है, वो आपका अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर जो है वहाँ पर है, ठीक है। और उनका जो प्रिजन हॉल था या प्रिजन रूम था वो एक टूरिस्ट प्लेस है। तो उनको मैंने बताया था आपको कि उनको जो जेल हुई थी, ठीक है, 1911 में जेल हुई थी, और किस कारण से हुई थी, आपने एक षड्यंत्र सुना होगा, और वो कौन सा षड्यंत्र था, है ना, हमने जो प्रीवियस क्लास में नासिक षड्यंत्र के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इस कहानी का भी पार्ट वही है, ठीक है। अब देखिए किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई, तो ये हुआ था 1909 में, और 1909 में जो ये घटना थी इसी को नासिक षड्यंत्र कहा गया। क्या कहा गया था, नासिक, है ना, षड्यंत्र कहा गया था, ये ध्यान में रखना है। नासिक ये किसने किया था, देखिए नासिक षड्यंत्र में हुआ क्या था, ठीक है। आप सबको पता है कि, है ना, एक संस्था थी अभिनव, है ना, आप एक संस्था का नाम सुना होगा आपने, अभिनव भारत सोसाइटी, ठीक है। अभिनव, ये भी बहुत बार पूछा जाता है इसकी संस्थापक कौन है ना, अभिनव भारत सोसाइटी, ठीक है। अभिनव भारत सोसाइटी ये बनी थी 1904 में, और इसके जो संस्थापक थे वो थे वी.डी., है ना, सावरकर, वी.डी. सावरकर। अब आपको कहानी समझ में आएगा। देखिए अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में बनी थी, और इसके संस्थापक थे वी.डी. सावरकर। इसी का एक सदस्य था, ठीक है, जिसका नाम था अनंत, है ना, एक सदस्य थे अनंत, है ना, क्या नाम था इनका नाम था अनंत करकरे, ठीक है। क्या नाम था, अनंत करकरे। इन्होंने ही, इसी अनंत करकरे ने जो है वो किसकी, यहां अगर आप जोड़े, ये जैक्सन की, इनका ये जिला पदाधिकारी थे, ठीक है, जैक्सन, इनकी हत्या कर दी थी। और इसी कारण से ये जो अभिनव भारत सोसाइटी है इसके 27 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक हमारे जो है वी.डी. सावरकर जी भी थे, ठीक है। और इनको सेल्यूलर जेल भेज दिया गया था, इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। खैर बाद में छूट गए थे, लेकिन इनको उम्र कैद की सजा हुई थी, और, है ना, इनको वो सजा, वैसे तो ये 10 वर्ष वहां पर जेल में रहे थे, लेकिन इनको सजा हुई थी उम्र कैद की। तो ये घटना नासिक षड्यंत्र इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। आप देखिए आपको 2-2 सेट में इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा क्या, ये है ना, कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है। आप लोग तब तक आंसर करेंगे, है ना। चलिए, बहुत गर्मी है, चलिए ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है। यहां बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, जो लोग डिटेल में, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, यहां तो बहुत टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं ना। जब आप इसको सर्च भी करिएगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होइएगा। आपको 2 आंसर देखने को मिलेगा, और वो 2 आंसर कौन कौन से मैं बताता हूं, ठीक है। देखिए अगर कहा जाए स्वतंत्र भारत की, अगर कहा जाए पहली महिला रक्षा मंत्री, तो वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी। लेकिन बहुत लोगों को लग रहा होगा कि नहीं सर ये तो निर्मला सीतारमन है, ठीक है। मैं भी बता रहा हूं क्या कारण है। इंदिरा गांधी वो, उन्होंने ये पद जो है, दरअसल क्या हुआ था कि वो रक्षा मंत्री का जो पद है, उन्होंने वो अतिरिक्त पद के रूप में, वो उस समय प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उन्होंने रक्षा मंत्रालय का पदभार संभाला था। वो रक्षा मंत्री थी, और ये कब की बात है, 1975 की बात है, 1975 की बात है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उन्होंने रक्षा मंत्री का पदभार संभाला था। तो ये पहली, इसलिए भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री वो इंदिरा गांधी हो जाएंगी, ठीक है। अगर निर्मला सीतारमन की बात करें तो ये दूसरी, है ना, दूसरी महिला रक्षा मंत्री हो जाएंगी। तो ये दूसरी महिला रक्षा मंत्री हैं। आप एक चीज, अच्छा अगर आपसे सवाल थोड़ा सा चेंज करके लैंग्वेज पूछते हैं, क्योंकि ये तो अतिरिक्त पदभार में थी और उन्होंने पद छोड़ भी दिया था उसके बाद, तो आपसे अगर ये पूछ ले कि पूर्णकालिक यानी फुल टाइम, यानी भारत की पहली फुल टाइम रक्षा मंत्री जो हैं वो अगर पूछ लिया जाए महिला रक्षा मंत्री, तो वो कौन हो जाएंगी, तब वो फिर निर्मला सीतारमन हो जाएंगी। यानी ये, और यहीं पे मैं जोड़ देता हूं, ठीक है, इनके बारे में, पहली फुल टाइम, है ना, फुल टाइम, है ना, फुल टाइम, है ना, महिला रक्षा मंत्री, महिला रक्षा मंत्री ये थी, ठीक है।
आप ये ध्यान में रख लीजिए, मैं यहीं पे ऐसे रक्षा मंत्री, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग अब इसको पहले इरेज कर दें। यहाँ पे आप एक और पॉइंट हम डिस्कस कर देते हैं। सरोजिनी नायडू के बारे में तो जानते हैं, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू क्या थी? भारत की, ये कई बार आ चुका है ना, पीछे भी हमने डिस्कस किया है, भारत की पहली महिला राज्यपाल, ओह सॉरी, पहली महिला राज्यपाल है ना, महिला राज्यपाल जो है, राज्यपाल वो कौन है? तो वो थी सरोजिनी नायडू, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश की बनी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुषमा स्वराज की बात करता है। फिर यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, विदेश मंत्री का। अब यहां पर आप समझिए थोड़ा सा, विदेश मंत्री के बारे में भी जान लीजिए। देखिए क्लास लंबा रहेगा ही आपका, क्योंकि आपको डिटेल अगर पढ़ना है तो क्लास आपका लंबा रहेगा, है ना, और आपको पूरा क्लास देखना चाहिए, ठीक है। तो आप स्किप ना करके, हाँ आप अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो क्लास को 1.25 पे या 1.5 पे, अगर आप जल्दी रिटेन कर सकते हैं तो 1.5 पे चला करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको क्लास थोड़ा स्लो लग रहा है तो। विदेश मंत्री की अगर मैं बात करूं तो पहली महिला, है ना, अब ये पहली महिला है ना, और दूसरा हो जाता है पहली महिला फुल टाइम, है ना, पहली महिला, लेकिन यहां पर आ जाएगा फुल टाइम, ठीक है, पहली महिला में फुल टाइम, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये कौन है? देखिए जब पहली महिला विदेश मंत्री की बात आएगी तो वो भी इंदिरा गांधी ही थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी, ठीक है, ये भी कौन थी? इंदिरा गांधी ही थी, ठीक है। कब बनी थी? 1967 में, 1967 से 1969 तक जो है, अगेन वो प्राइम मिनिस्टर उस समय थी, और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वो जो है वो उन्होंने ये भी संभाला हुआ था, ठीक है, अतिरिक्त पदभार था इनके पास, तो ये पहली महिला है ना, विदेश मंत्री भी थी, ये ध्यान में रखना है। लेकिन पहली महिला फुल टाइम जब पूछेगा तब यहां पर हो जाएंगी कौन? सुषमा स्वराज, ठीक है, और ऐसे इनको दूसरी महिला आप, है ना, विदेश मंत्री कह सकते हैं। याद रहेगा, ये पॉइंट में कंफ्यूज नहीं करेगा। एक दो सवाल मैं आपको और यहां पर जल्दी से बता देता हूं। अगर आपसे ये पूछ ले, ठीक है, कि पहले रक्षा, महिला नहीं, अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत का या भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, पहले रक्षा मंत्री, महिला नहीं की बात हो रही है, ये पहले रक्षा मंत्री की बात हो रही है ना, तो रक्षा मंत्री वो थे बलदेव सिंह, है ना, बलदेव, है ना, बलदेव सिंह, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वो कौन थे? वो बलदेव सिंह थे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट रख सकते हैं, पहले विदेश मंत्री कौन थे, है ना, पहले विदेश मंत्री अगर आपको याद रखना हो तो ये कौन है? ये थे नेहरू जी, है ना, यानी जवाहरलाल नेहरू। वो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वो हमारे विदेश मंत्रालय को भी, है ना, वैसे भी उनको विदेशों की ज़्यादा समझ भी थी, है ना, इसलिए उन्होंने विदेश मंत्रालय अपने पास रखा हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ज़्यादा डिटेल हो गया है ना, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। अब है क्या कि बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है? देखिए इसको अब याद रख लीजिएगा, ये बुलाई जाती है 15, बुलाई जा सकती है, नॉर्मली 2 महीने में एक बार बुलाया जाता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो वो 15 दिन में एक बार बुला सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पंचायती राज को पूरा सिविक्स के टॉपिक में जो है पूरे डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, पंचायती राज बहुत सारा सवाल रहता है इससे। आगे है क्या कि बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? देखिए बिहार में जो स्वराज दल बनी थी वो बनी थी कब? वैसे जो आपने स्वराज दल, स्वराज पार्टी अगर केंद्र राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो उसको चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को बनाया था। ये मैंने प्रीवियस 2-3 वीडियोस में इसको डिस्कस कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप ध्यान में रख लीजिए। लेकिन बात हो रही है यहाँ पर बिहार में स्वराज दल, तो ये बना था, है ना, फरवरी 26 फेब, है ना, 26 फरवरी 1923 को। ये जो स्वराज पार्टी जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, उसी का एक फॉर्म बनकर, एक यूनिट बनकर के ये निकला था, और ये 26 फरवरी 1923 को बनाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो नारायण प्रसाद बनाए गए थे, और अब्दुल बारिक सिद्दीकी उसके सचिव थे, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, वो इसके सचिव थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 20, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इन अ फ्री स्टेट की रचना किसने की थी। ये इंपॉर्टेंट किताब है, ये आगे भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है। इन अ फ्री स्टेट किताब जो है वो वीएस नायपॉल की किताब थी, ठीक है। किसकी किताब है, देखिए आप ध्यान में रखिएगा, इन अ फ्री स्टेट किताब जो है वो वीएस नायपॉल की है। और ये कब आई थी आपको ये बस ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि इससे एक और पॉइंट याद रख सकता है। 1971 में ये है ना किताब प्रकाशित हुई थी, और 1971 का जो बुकर प्राइज भी इस किताब ने जीता था, जो बुकर प्राइज है, ठीक है, बुकर प्राइज भी जीता था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बुकर प्राइज। चलिए बाकी रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह, इन सब की किताब एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम अगेन बुक से रिलेटेड जो है एक अलग वीडियो ही आएगी जिसको आप लोग डिटेल में आएगी, आप उसको जरूर देखिएगा, है ना, बहुत जल्दी वो आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसरो के अध्यक्ष कौन है। अगेन ये पुराना क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। अभी आपसे अभी का पूछा जाएगा, उस समय का नहीं पूछा जाएगा। उस समय कौन थे, तो उस समय के सिवान बने थे, 2018 में बने ही थे, है ना, के सिवान बने थे। लेकिन अभी कौन है, अगर इसरो के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अभी जो है यानी अभी वर्तमान में जो है वो है कौन, एस सोमनाथ। वैसे आपने इनका नाम अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था चंद्रयान 3 को लेकर के, ठीक है, तो आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा, एस सोमनाथ का, ठीक है। अच्छा, इसरो के बारे में एक दो पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसरो की अगर बात करूँ, ठीक है, सबसे पहले इसरो के बारे में एक सवाल पूछा जाता है स्थापना से, तो ये बना था 15 अगस्त 1969 को, 1969 को बना था, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, वो कहाँ है, बेंगलोर, है ना। सो बेंगलोर में, बेंगलोर में जो है इसका हेडक्वार्टर है। इसरो के जो फाउंडर हैं, है ना, कौन कहे जाते हैं, तो आपको पता, फाउंडर की अगर मैं बात करूं तो वो है विक्रम साराभाई, ठीक है, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, है ना। भारत में स्पेस प्रोग्राम के भी इनको फादर कहा जाता है, विक्रम साराभाई। अच्छा, इसरो के बारे में एक और पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं, इसके पहले, है ना, अध्यक्ष वैसे, है ना, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अच्छा एक यहां पर पॉइंट, पहले तो वही थे विक्रम साराभाई, लेकिन यहां पर इनका पहला, इसरो का जो पहला उपग्रह लॉन्च किया था, ठीक है, वो भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, वो कौन सा था, वो था आर्यभट्ट, है ना, आर्यभट्ट, है ना। ये 1975 में लॉन्च हुआ था, रशिया की मदद से हुआ था, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 22, कह रहा है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है। देखिए, जो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये कहाँ स्थित है, ये नई दिल्ली में है, तो आप ध्यान में रखेंगे। जो हमारा ये कब बना था, एक ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखते हैं, ये 1972 यानी कि 1972 में जो है ये बना था, ये खुला था, बाद में 1978 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 हो जाएगा। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए, बैंकिंग लोकपाल योजना का संबंध किस बात से, आप ये समझ लीजिए, जो बैंक से संबंधित जो भी शिकायतें थी, ठीक है, उसके समाधान के लिए जो है बैंकिंग लोकपाल योजना लाई गई थी, और ये पहली बार लाया गया था 1995 में, 1955 में लाया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ये क्या है, पेरिस्कोप, ठीक है। पेरिस्कोप के माध्यम से क्या होता है कि पानी के ऊपर, पानी की सतह पर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं वो, है ना, सबमरीन के अंदर यानी पनडुब्बी में जो है नीचे रहने के बाद ही पता चल जा सकता है ना। तो पेरिस्कोप का जो है इस्तेमाल इसमें किया जाता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 25 कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। देखिए, दर्रा से भी जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो पास होता है उससे आता है। मैं इसके लिए आपको अगेन एक जो है 5-6 मिनट का वीडियो जिसमें मैप के थ्रू मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं कल 1-2 दिन के अंदर वो आपको, है ना, वीडियो अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट दर्रा पूछा जाता है। वो लिपुलेख दर्रे का संबंध जो है वो उत्तराखंड से आप अभी फिलहाल यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते, क्योंकि इस यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, और मैं पहले ही बहुत डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए खैर,
वैश्विक शांति पुरस्कार 2017 में यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स अवार्ड 2017 में भारत का स्थान क्या था? देखिए ये तो बहुत पुराना है, आपको करंट याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 137, लेकिन हमें याद रखना है वर्तमान का। तो ग्लोबल पीस अवार्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखिए यहां पर एक चीज याद रखिए, ग्लोबल पीस अवार्ड 2000 आपको कौन कौन से याद रखने हैं, 2023 और 2022 भी पूछ सकता है आपको, तो वो भी ध्यान में रखेंगे। देखिए 2022 में जो है 135वां स्थान था और 2023 में जो है ये स्थान जो है वो 100 है ना, कितना आ गया, 26 हो गया है ना, 126वां स्थान है, ठीक है, आपको ध्यान में रहेगा 126वां स्थान है ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2023 में, और 22 में 135, यानी कि हम इंप्रूव कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ये एक संस्था देती है, और वो संस्था क्या है, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, है ना, यानी IEA, नहीं IEP, सॉरी ये नहीं होगा ना, पी होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा, IEP एक संस्था है जो ये देती है, और इसमें 2008 से पहले स्थान पर एक ही कंट्री रही है, वो है ना, टॉप पर जो है वो कौन रहा है, आइसलैंड, है ना, आइसलैंड जो है आज से नहीं 2008 से वो टॉप पर, है ना, स्थित है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। नेचुरल हिस्ट्री किताब थी, ये है ना किसने लिखा था, ये लिखा था प्लिनी ने, ठीक है, ये रोमन लेखक थे, है ना, आपको बस इतना याद रखना है कि रोमन लेखक थे, प्लिनी ने लिखा था, करीब 77 से 79 AD के बीच जो है उन्होंने इसके बारे में लिखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 28 क्या कह रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए बृहदेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आप ध्यान में रखिएगा, ये भगवान शिव को समर्पित है, पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा है ना, इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, ये करवाया था राज राजा प्रथम, चोल शासक, है ना, किसने करवाया था, चोल शासक, है ना, चोल शासक हैं, कौन है भाई, ये इनका नाम है, राजा राजा भी लिखा रहता है या राज राजा लिखा रहता है, प्रथम, फर्स्ट, ठीक है, इन्होंने करवाया था। कब करवाया था, 1010 AD में करवाया था, 1010 AD में जो है उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। आप इसको, है ना, ये दक्षिण भारत की सबसे, है ना, बड़ी मंदिर है, तो ये ध्यान में रखेगा, इसको दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है, इसको दक्षिण मेरू के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कौन से राज्य में, ये तो आपने देखा ही नहीं, ये कहां पर है, ये है तंजावुर, है ना, तंजावुर में है, ठीक है, तमिलनाडु, आप याद रखेंगे ये कहां पर है, तंजावुर तमिलनाडु में। अगेन ये स्टैटिक का टॉपिक है, टेम्पल के लिए आपको अलग वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप चैनल से जुड़े रहिए, है ना, धीरे धीरे आपको सारे वीडियोस में बना करके डिटेल्ड क्लास आपको देता रहूंगा, और साथ में जो भी रिसेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे उन सब की वीडियोस भी उस पर आती रहेगी, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि वीर कुंवर सिंह जो कि 1857 की क्रांति के एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से। देखिए 1857 की क्रांति में बिहार से जो नेतृत्व किया था वो वीर कुंवर सिंह ने किया था, और वो कहां से हैं, वो जगदीशपुर से, उनका संबंध जगदीशपुर से। बिहार का इतिहास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिहार के इतिहास से क्वेश्चन रहेगा ही बिहार SSC में, तो आप इसको याद जरूर रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से जाना जाता है। देखिए पोर्ट ऑफ कॉल का सेंस क्या होता है कि जहां पर जो है जो जहाज पर सामान को लोड या अनलोड किया जाता है, जहाज रिपेयर के लिए या फ्यूल के लिए वो रुकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, रेड सी से, है ना, लाल सागर से जब आप बाहर निकलते हैं, गल्फ ऑफ एडन से होते हुए, ठीक है, तो वहां पर है ये। तो ये अदन, इसको ये बेसिकली अदन बंदरगाह या इसको एडन, है ना, एडन पोर्ट बोलते हैं। ये कहां पर है, ये यमन में है। कहां पर है, यमन में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये आपका यमन में है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 31। कह रहा है कि भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के दाह की रचना, तो एक भोजपुरी उपन्यास है और ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, आपको याद रखना चाहिए। वो क्या है, पूर्वी के दाह, है ना।
तो कह रहा है कि पूर्वी के धाह जो है इसकी रचना किसने की थी, ठीक है। अच्छा, आपको मैं ये भी बता दूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा, ठीक है, ये प्रकाशित ये पहली भोजपुरी उपन्यास है, ठीक है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा जो है प्रकाशित ये पहला भोजपुरी उपन्यास है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, नेशनल है ना बुक ट्रस्ट जो है ना, बुक ट्रस्ट द्वारा, ठीक है, द्वारा ये था पहला भोजपुरी उपन्यास, पहला भोजपुरी उपन्यास है ना, उपन्यास था ये, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था, ठीक है, ये रचना थी जोहर सफियाबादी की, ठीक है, याद रखिएगा, जोहर सफियाबादी की ये रचना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हमारा है एक 32 कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति, जिसको हम लोग शेड्यूल है ना कास्ट बोलते हैं, एससी बोलते हैं, उसके लिए कितने सीट रिजर्व हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38। देखिए हमारे यहाँ अगर बात करें बिहार विधानसभा की, अगर मैं बात करूं तो कुल सीट हमारे पास कितने, कुल सीट की अगर मैं हम बात करें तो वो है 243, ठीक है, जिसमें एससी का सीट 38 है और आपको एसटी का भी पूछ सकता है शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो ये 2 सीट रिजर्व हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा है ना कितना, 33। कह रहा है क्या 33 क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में जोड़वे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी स्थान के नाम पर रखे? देखिए जोड़वे संस्कृति का संबंध जो आपको बस इतना याद रख लेना है ना कि ये महाराष्ट्र से है। ये आपको बहुत कम इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान, इतिहास का क्वेश्चन है बहुत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 में, ठीक है। 34 हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पिडमोंट पठार का उदाहरण है? देखिए पिडमोंट पठार का भारत में जो उदाहरण है वो एकमात्र है, वो है हमारा मालवा का पठार, ठीक है। मालवा का पठार जो है पिडमोंट पठार का उदाहरण है। देखिए पिडमोंट पठार किसको बोलते हैं? ये ऐसा पठार होता है जो किसी पर्वत के नीचे का भाग हो, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर मैं इसको इस तरीके से कहूं, ठीक है, आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि पिडमोंट पठार को आप कैसे याद रख सकते हैं कि वे पठार जो पहाड़ों की तलहटी में स्थित होते हैं, ठीक है, और जिसके दूसरे छोर पर या तो कोई महासागर है या मैदान है, तो उसको हम लोग पिडमोंट पठार बोलते हैं। और ऐसा भारत में एक ही पठार है, मालवा का पठार, जो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, पाषाण युग में माइक्रोलिथ के बारे में पूछा गया, ठीक है। देखिए माइक्रोलिथ क्या होता था? वो पत्थर का बना हुआ, स्टोन का बना हुआ एक तरह से हथियार बोलिए, वेपन हुआ जो थोड़ा शार्प होता था, ठीक है। और ये कौन से युग में देखा गया? ये मध्य पाषाण में। माइक्रोलिथ का संबंध जो है मध्य पाषाण, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेजोलिथिक एज भी कहते हैं, मेजोलिथिक एज कहते हैं, उससे संबंधित है। देखिए जो आपका पाषाण युग है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्टोन एज है उसको 4 भागों में बांटा गया। पुरा पाषाण यानी पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण मेजोलिथिक एज, नव पाषाण नियोलिथिक एज, और ताम्र पाषाण जिसको चाल्कोलिथिक एज कहते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो IVS है इसका संबंध ताम्र पाषाण युग से ही है, ठीक है, ध्यान में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में निम्न में से किन राज्यों में से? देखिए इसका 2 अनुसूची आपको, वैसे तो आपको 12 के 12 अनुसूची पता होने चाहिए क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आपके, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं, एक तो है आपका 5वीं, आपको ध्यान में रखना है इस जगह, अगर इस क्वेश्चन के संदर्भ में मैं कहूं तो आपको 5वीं पता होना चाहिए, और एक आपका जो छठा कहा जा रहा है, छठी, ठीक है। अब देखिए छठी की अगर मैं बात करूं तो छठी अनुसूची में जो है, या छठी अनुसूची में ये कौन से 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य आपको याद रखने। इन 4 राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है ये। और अनुसूची 5 में फिर क्या है? इन चारों को छोड़ करके, इन चारों राज्य को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों के जो अनुसूची क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र है उसके बारे में अनुसूची 5 में। तो आप दोनों याद रखेंगे, बाकी इसके और भी सारे ही 12 ही अनुसूची हैं और 12 के 12 इंपॉर्टेंट है, सिविक्स की क्लास में डिटेल में समझेंगे उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश का संबंध जो है किससे है। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति का जो संबंध है वो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश को लेकर के। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति को जो है इसकी ये जो गठित की गई थी, ये इंदिरा गांधी के द्वारा गठित की गई थी, ठीक है, 1975 में, है ना, 1975 में ये समिति जो है वो गठित की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कब की गई थी? तो 1975, मौलिक कर्तव्यों से ये संबंधित है, ठीक है। बात समझ में, हमारे संविधान में आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को भी ऐड किया गया था, तो आप वो पॉइंट याद रखेंगे। चलिए, बाकी आगे हम लोग इसको सिविक्स के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सिविक्स का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्नलिखित में से सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था। देखिए, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है उन्होंने किया था, और 1856 में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी वो लेकर के आए थे, ठीक है। उस पर रोक लगवाया था इन्होंने, है ना, अधिनियम लेकर के आए थे, ठीक है। और उसी तरह सती प्रथा पर रोक जो है उसमें राजा राममोहन रॉय का बहुत बड़ा योगदान है सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 39। कह रहा है दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है। देखिए, ये इस राज्य का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो है मिजोरम का। तो दम्फा टाइगर रिजर्व क्या है? मिजोरम। टाइगर रिजर्व से बहुत सारे क्वेश्चन, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क स्टैटिक का टॉपिक है ना। स्टैटिक का एक सीरीज बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, जिसमें आपको स्टैटिक के सारे ही टॉपिक्स जो हैं वो अलग अलग क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 क्या हो जाएगा? भारत में केंद्र राज्य संबंधों के लिए दूसरी बैठक कब आयोजित की गई थी? पहले तो आप ये समझिए कि पहली कब आयोजित की गई थी, फिर दूसरी, ठीक है। देखिए, भारत में जो केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के जो पहली कमेटी थी उसका नाम था सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमेटी, ठीक है। ये कमेटी बुलाई गई थी, कमेटी ये 1963 की कमेटी थी, ठीक है। जो हमारा 83 के 63 में बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ 1983 सरकारिया कमीशन। फिर इसकी जो अगली कमेटी बनी वो 2 दशक बाद बनी, जो आपको क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। और ये कब आया था? ये 2000 है ना 7 में कमेटी आई, जिसको है ना कौन सी पुंछी कमेटी कहते हैं इसको। इनका नाम क्या था? ये था पुंछी कमेटी, है ना, पुंछी कमेटी बनाई गई थी। तो ये ध्यान में रखेंगे। और ये भी पूछा आपको इनडायरेक्टली, मतलब ऐसे ही पूछता है कि सरकारिया कमेटी का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। पुंछी कमीशन जो उसका संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से, याद रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा ये 41। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में आया, लेकिन ये बिहार में कब लागू हुआ था? बिहार में बहुत लेट लागू हुआ था, ये लागू हुआ था जून 2006 में। तो याद रखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम बिहार में 2006 में लागू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कि 2015-16 में कौन सा राज्य जो है वो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि अगर कॉटन प्रोडक्शन की मैं बात करूं, ठीक है, तो जो हमारा कॉटन प्रोडक्शन है ना, कॉटन प्रोडक्शन है, उसे सबसे आगे कौन है? देखिए, कॉटन प्रोडक्शन में सबसे आगे है गुजरात। ये हमारे कुल उत्पाद का लगभग 30% करता है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है महाराष्ट्र भी हैं, ठीक है। और जो ये दूसरे नंबर पर जो है वो महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर, थर्ड पर आप ध्यान में रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। कौन है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आप ये रखिएगा, कॉटन उत्पादन में जो है, कपास उत्पादन में सबसे आगे गुजरात है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 43। प्रोजेक्ट टाइगर, ये ऑलरेडी बिहार एसएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। मैंने पहले वीडियो जो पहला जो आपका PYQ होता है उसमें बताया था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में, और पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में, वहां से हुआ था। आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 44। कह रहा है क्या कि हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल जो है वो जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा जो है आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। और इसके लेखक कौन है? वो पूर्णिया बिहार से बिलोंग करते फणीश्वर नाथ रे। उन्होंने इसको लिखा था 1954 में। इसका प्रकाशन बेसिकली 1954 में हुआ था, मैला आंचल का। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
वैसे एक पॉइंट आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि ये गोदान जो कि प्रेमचंद सबसे भारत में सबसे बड़े उपन्यास में गोदान सबसे पहले नंबर पर आता है और दूसरे नंबर पर मैना आंचल जो है मैला आंचल हिंदी उपन्यास में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 45। कह रहा है कि अच्छा ये इसमें नंबर नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके जो लेखक है अरुंधति रॉय हैं। ये 1997 में 1997 में लिखा गया था और इस किताब ने भी 1997 का बुकर प्राइज जो है वो जीता था। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये हमने पीछे वीएस नायपॉल की किताब है ना वो भी देखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 45। कह रहा है कि जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है? देखिए ये जैन साहित्य का ये कहा जाता है पहला चरण इनको माना जाता है, यानी जैन साहित्य में इस किताब को जैन साहित्य का पहला चरण माना जाता है। इसके लेखक शीलभद्र सूरी थे जिन्होंने 1184 में ये किताब लिखी थी। ठीक है, 1184 में लिखी थी। ये जो हमारा जैन धर्म है, ठीक है, उसके जो पहले गुरु हैं ऋषभदेव जी, उनके दो बेटों के बीच के लड़ाई के बारे में ये है। और ये जो है भारतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, ये वीर रस की सबसे पहली कविता है। ये वीर रस की सबसे पहली कविता भारत में है, सबसे ये पहली कविता इसको कहा जाता है, पहली कविता है ना, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 46। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन, यानी जो सीबीआई है, ठीक है, देखिए केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको हम लोग सीबीआई कहते हैं, मैं यहां पर लिख भी देता हूं सीबीआई, कह रहा है कि इसका गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया? तो ये गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत जो है इसको किया गया था। देखिए इसके लिए संसद का कोई अधिनियम नहीं आता, ये दिल्ली पुलिस का एक विशेष अधिनियम है, उसके तहत 1946 का जो दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल जो एक्ट है 1946, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा आप लोग ये बताइएगा, आप लोग ये आंसर करिएगा, ठीक है, कि सीबीआई की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी और वर्तमान में सीबीआई के चेयरमैन कौन है? ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ये जो है इसके लेखक है, ये तो लेखक यहाँ मेंशन ही है वैसे, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1942 में इन्होंने जेल में रह करके लिखा था। ठीक है, दरअसल जेल में रह करके उन्होंने अपनी बेटी यानी इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था। ये किताब उसी पत्र का एक कलेक्शन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू की किताब है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? देखिए जो अंतरिम सरकार बनी थी वो 2 सितंबर 1946 को बनी थी और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री कौन थे, वाणिज्य मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, रक्षा मंत्री कौन थे, ये सब। तो आप उसका एक जो है आप कहीं से भी गूगल सर्च करके या कहीं से आप उसको पढ़ लीजिएगा और मैं बहुत जल्दी उसका वीडियो भी लेके आऊँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा तब तक आप खुद से पढ़िए चीज़ों को, है ना, सर्च करके। ठीक है, मैं आपको बता ही दे रहा हूं कि कहां कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं और प्रीवियस ईयर इसलिए डिस्कस भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थे आई है ना, उनका नाम चूड़ीगर नहीं, एक्चुअली चुंदरीगर था। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे चुंदरीगर जो है वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 49। मिस अर्थ 2017 का खिताब जो है वो किसने जीता था? देखिए मिस अर्थ 2017 तो जीता था किसने? कैरिन इबास्को ने। लेकिन आपको वो पूछा क्या जाएगा? आपको पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा मिस अर्थ, है ना, अर्थ 2022। ठीक है, आपको पूछा क्या जाएगा? मिस अर्थ 2022 जो है ये किसने जीता था? देखिए मिस अर्थ 2022 की अगर मैं बात करूं तो ये जीता है, ये साउथ कोरिया ने पहली बार जीता है और उसका नाम है मीना सुई, है ना, मीना शिव बोल सकते हैं या सुई, जो भी है, मीना, है ना, क्या था? तो इनका नाम था मीना सुई और चोई, अजीब सा थोड़ा नाम है। ये साउथ कोरिया से, आप ध्यान में रखिएगा, साउथ कोरिया ने पहली बार ये प्रतियोगिता जीती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? ठीक है, तमिलनाडु के राज्यपाल देखिए कौन है
उस समय तो बनवारी लाल पुरोहित थे। अभी तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं, अभी अगर बात करें तो वो है RN रवि, बहुत फेमस है ये, है ना, RN रवि, ठीक है। ये पहले मणिपुर के थे और वहां से ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, मणिपुर से, ठीक है, RN रवि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है, 50 यहाँ पर नंबर है, बीच में नंबर मिसिंग था। बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्रदेव की पूजा की जाती है? देखिए यहाँ पर जितने भी नृत्य हैं सब बिहार के नृत्य हैं, ठीक है। उसमें से जो झिझिया नृत्य है, ठीक है, इस नृत्य के द्वारा जो है वर्षा के देवता यानी इंद्रदेव की पूजा की जाती है, आप ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और वो सारा डांस आप याद रखिएगा, सारा बिहार का है, और मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोज में बता दिया है। पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? देखिए पंचायती राज चुनाव समिति का गठन जो है वो 1965 में किया गया था, और किसकी अध्यक्षता में? के संथानम, ठीक है, के संथानम जो है, आप ये भी याद रखें, के संथानम कमेटी का 1965 में बनी थी, और वो पंचायती राज चुनाव समिति संबंधित है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 52, ठीक है। ईरी नहर किसको जोड़ता है? आपको पता है कि ईरी कैनाल जो है वो अमेरिका में, ठीक है, और ये जोड़ता है किसको? तो ईरी जो है वो ईरी झील को और ओंटेरियो झील को जोड़ता है, तो आप ध्यान में रखिएगा, ज्योग्राफी का टॉपिक है, ईरी झील और ओंटेरियो झील को जोड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 53, कह रहा है कि कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है? देखिए नाभिकीय रिएक्टर में जो कूलेंट के रूप में, ठीक है, यूज किया जाता है वो ऑक्सीजन का यूज किया, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, सॉरी है ना, वो किया जाता है हीलियम का यूज, है ना, हीलियम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज किया जाता है, वो नाभिकीय रिएक्टर से ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 54। इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब आपको याद नहीं रखना, बस जान लीजिए ये जीता था PV सिंधु ने। बट मैंने जैसा कहा स्पोर्ट्स से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है तो एग्जाम में, तो आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स याद रहने चाहिए। बिहार में पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए पंचायत समिति के जो सामाजिक न्याय समिति है उसका अध्यक्ष होता है पंचायत समिति का जो प्रमुख है, ठीक है। जो हमारे यहाँ अधिनियम पंचायत को लेकर के जो बिहार में अधिनियम है 2006 का, उसके तहत पंचायत समिति का जो उप प्रमुख है वो सामाजिक न्याय समिति का जो है वो अध्यक्ष होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। WHO के कार्यक्रमों के लिए किस उप महानिदेशक को किस उप महानिदेशक को नियुक्त किया गया? अगेन ये उस समय का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जो है वो कौन थे, ठीक है, ये सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है, आई थिंक ये सौम्या स्वामीनाथन थे, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये आगे बढ़ते, अब ये आई थिंक ये खत्म हो चुका है, ठीक है, सॉरी। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक था। ये क्लास है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको प्रीवियस ईयर का पैटर्न समझने के लिए, बहुत सारे डिटेल्स भी मैंने बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर किया, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल को है ना, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, है ना, अपने दोस्तों के साथ या जिन ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, है ना। आप चैनल को सपोर्ट करिएगा तो ऑब्वियसली चैनल आपके लिए ज़्यादा काम करेगा, है ना। जैसा मैंने कहा है कि बिहार एसएससी के सारे, बिहार एसएससी ही नहीं, एसएससी जो आपका CHSL, CGL, MTS होता है, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है क्वेश्चंस और उनके जो डिटेल वीडियोस हैं, है ना, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के टॉपिक सारे डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके प्लेलिस्ट धीरे धीरे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, है ना। बाकी आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए, है ना, और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।